where we were yesterday, and we had found out the values of the SF and BM. So, so this was A, B, C, and this was 120 Newton, and P was, I think, 80 Newton, and Q was 40 Newton. Is that correct? Yes, sir. Okay. Then we had found out the SF values. So A, C, and B. The SF we had found out at A was 0 to plus 80. At C was plus 80 to minus 40. सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी. And at Bravo, it was minus 40 to 0. Bending moment. Bending moment at alpha was, of course, 0. At Charlie was 160 Newton uh, meter. plus 160 Newton meter, and Bravo was, of course, 0. अब बारी आ रही है प्लॉटिंग की. तो प्लॉटिंग will have to be done on a graph paper. Graph paper will be provided to you. ठीक है, एक पेपर देते हैं खाली, वो वन शीट. तो what you will do is, अगर कोई शीट है, supposing this is a sheet, so you will divide the sheet into two vertical halves. Okay, the top half you will use for SF curve, bottom half you will use for BM curve. अलग अलग कर्व बनाओगे. किताब में एक ही कर्व के ऊपर सुपर इम्पोज किया हुआ है, हम वो नहीं करेंगे. लॉजिक बड़ा सिंपल है. अगर मेरा एक कर्व गलत होता है तो मेरा दूसरा कर्व तो उसके लिए मार्क्स रिटेन होते हैं. उस वाले कर्व में अगर आपका एक कर्व भी गलत है, दोनों के नंबर कट जाएंगे. दैट इज द लॉजिक. तो ये क्लियर है. दो अलग अलग कर्व बनाओगे. यस सर. ओके. अब आ रहे हैं हम ये टॉप हाफ पे. टॉप हाफ इज द एसएफ कर्व. सो एसएफ कर्व, हर कर्व का एक स्केल होता है. तो एक्स एक्सेस, x axis is your length. So your length is 6 meters. So 6 meters is equal to dash सेंटीमीटर. आप चूज कर लोगे. जितनी आपके पास स्पेस अवेलेबल है, आप उतनी सेंटीमीटर ले लोगे. अगर आपके पास 12 सेंटीमीटर अवेलेबल है तो 12 ले लेना. अगर 6 सेंटीमीटर अवेलेबल है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 6 मीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. Then your maxima is 80 and your minima is minus 40. प्लस 80 एंड माइनस 40. तो आपके मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आने चाहिए. बोथ शुड कम. सो वाई एक्सिस, सो यू कैन टेक 40 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर. सो आपने चूज कर लिया वो. सो सपोजिंग दिस इज योर वाई एक्सिस. अब इसमें आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे. ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया,
और ये पॉइंट ब्रावो हो गया। फिर आप -40 +40 +80। All right. Alpha 0 0 2 +80 2 +80। Charlie +80 +80 2 -40 -40। Bravo -40 to 0। Now you start joining the dots. Alpha 0 to +80, then alpha to Charlie +80 to +80 horizontal. Charlie +80 to -40. Charlie to Bravo -40 to -40, and Bravo -40 to 0. This becomes your सर ये एक बार ऐसा आपका जो ग्राफ में बनाया सर ये बता देंगे मतलब कैसे हुआ सर ये वैल्यूज जो थी ये हमारी कैलकुलेट करी हुई थी। हाँ सर ये -40 सर हमने ग्राफ पे लिया नीचे देन ए एंड देन +40 एंड +80 इसके बाद सर 0 to +80 0 to +80, देन अल्फा टू चार्ली +80 चलता रहा, फिर चार्ली पे +80 to -40, तो +80 to -40 आ गया। ओके सर तो फिर -40 से फिर 0 फिर ब्रावो पे -40 to 0 है, फिर चार्ली टू ब्रावो -40 to -40 चलता रहा। सर ये जो ACB लाइन लिया ना हम लोगों ने, को इसको दोबारा बताया नहीं किस उसमें लेनी है, मतलब रिस्पेक्ट में मिडल ऑफ द ग्राफ और सम कैसा? कौन सी लाइन? सर ये AC और B जो हमने पॉइंट ड्रॉ करा ना, बीच में जो लाइन ड्रॉ करी है, ये एक्स एक्सिस है आपकी। एक्स एक्सिस का स्केल आपने 6 मीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ले लो। चलो अब जो भी आपकी विड्थ अवेलेबल है ग्राफ पेपर की उतनी लोगे। You can take 6 meters is equal to 6 centimeters. AC is 2 meters. So since AC is 2 meters, so this will be 2 centimeters. This will be 4 centimeters. ये तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। Is that okay? Is the SF curve all right? Yes. Yes. Okay. अब हम आते हैं BM कर्व पे। तो ये हमारा BM कर्व है। एक्स एक्सिस का स्केल वही रहेगा जो आपने SF कर्व में लिया था, 6 meters is equal to dash सेंटीमीटर। Y एक्सिस का स्केल आपका मैक्सिमा क्या है +160, मिनिमा क्या है 0। सो आपको मैक्सिमा और मिनिमा को लेना है, तो मैक्सिमा को लोगे 160 न्यूटन मीटर is equal to dash centimeter. Since all the values are positive, so your baseline will be right at the bottom, because the rest of the graph is going to be a positive graph. So ये आपकी x axis आ गई, A, C, B। ये आपने स्केल ले लिया y एक्सिस पे +160 न्यूटन मीटर।
अब ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को. BM at A 0, BM at A 0, at Charlie 160, Charlie 160, Bravo 0, Bravo 0. यहां तक ओके है. यस सर. Yes, sir. ओके. सो अब आ जाते हैं अपने गोल्डन रूल्स पे वापस. सो हमने 6-2 लिखा था लास्ट. हाँ जी. ये जो SF कर्व में सर y एक्सिस लिया है दैट इज +40 न्यूटन मीटर लिया है. तो एंड BM कर्व में y एक्सिस 160 लिया है. तो सर SF कर्व में y एक्सिस जो 80 क्यों नहीं लिया? सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया. सॉरी, मेरी मिस्टेक है. ये न्यूटन मीटर नहीं है. ये मेरी गलती है. सॉरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक. दिस इज 40 न्यूटन. एसएफ की यूनिट्स न्यूटन होते हैं. बीएम के यूनिट्स न्यूटन मीटर होते हैं. माय मिस्टेक. The scale of the y-axis of SF curve will be different from the scale of the y-axis of BM curve, because ये दोनों के यूनिट्स ही अलग है. ये अलग ही कहानियां अलग है. तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हम एक ही स्केल पे. सर एक बार ये y एक्सिस का जो हम लोग SF कर्व में y एक्सिस का जो लेते हैं 40 न्यूटन क्यों लिया वो दोबारा बताएंगे प्लीज. मेरा मैक्सिमा क्या है? 80. मिनिमा क्या है? -40. मेरे को ऐसा कर्व ड्रॉ करना है जिसमें मेरा मैक्सिमा भी आ जाए और मिनिमा भी आ जाए. सो मैंने 40 ले लिया. मिनिमा जो मेरा है 40 न्यूटन इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, वो चूज कर लिया. और उसी स्केल पे ऊपर मैं 80 तक ले गया. ये मैंने मेजर किया. सपोजिंग ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इधर भी 4 ले लिया और फिर एक और 4 ले लिया. तो 8 सेंटीमीटर ऊपर हो गया, नीचे 4 सेंटीमीटर नीचे हो गया. बोला सर जैसे हमारी लाइक SF में y एक्सिस की वैल्यू कम है, मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो वैसे ही ले सकते हैं ना सर इसको कि 10 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके पूरा ऊपर तक खींच लिया 80 तक. ऐसे ले लो. 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लो. ऊपर तक उसके स्केल पे लेते गए. ऊपर तक जितनी आपके पास जगह है उतना ही लोगे ना आप स्केल. अगर आपके पास में, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ग्राफ पेपर एक ही है A4 साइज का, उसको आपने आधा कर दिया है. अब आपने आधे पेज में आपने पॉजिटिव भी दिखाना है और नेगेटिव भी दिखाना है, तो आप किस तरीके से दिखाओगे? ये सर इस केस में तो सर वो थोड़ा इजी कैलकुलेशन इजी हो रही थी, तो वो इजीली रेशियो बन गया उसका. मान लीजिए किसी में अगर कैलकुलेशन ऐसी हो कि हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है या पॉइंट्स में आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको, उसकी रेशियो. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक. सपोजिंग ये ऑड फिगर्स होते तो फिर ऑड फिगर्स में आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ता. ओके सर, अंडरस्टूड. सर ये BM कर्व में सर हमने ये पॉइंट्स कैसे मार्क किए सर? ये वैल्यूज मेरे पास BM की हैं. हाँ सर, BM A0 की है. A0 है, ये रहा 0. ठीक है सर. चार्ली 160 है. 1+160 है क्या? ब्रावो 0 है. ब्रावो 0. सर तो इसमें कैसे 160 हमने वो y एक्सिस को -160 कैसे लिया था कि मैक्सिमम तक गए हैं उसका? -160 तो लिया ही नहीं है मैंने कोई. नहीं सर, y एक्सिस इज इक्वल टू 160 लिया ना सर हमने.
हाँ, वाई एक्सिस का यूनिट स्केल जो है मैंने हाँ जी 116 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, जितनी मेरे पास हाइट अवेलेबल है मैंने वो ले ली। ओके जितना मेरे को 160 को इसमें कैप्चर करना है, किस तरीके से मैं कैप्चर करता हूँ वो मुझे मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी मेरे पास हाइट अवेलेबल थी मैंने वो हाइट ले ली, उसको मेजर कर लिया। सपोजिंग वो 4 सेंटीमीटर आता है तो 160 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सर अभी इसमें हम जो ये कर्व है बीएम वाली, इसको ज्वाइन करेंगे या फिर हम अभी इसको अभी ऐसे रख करेंगे, देंगे? अभी मैं वो गोल्डन रूल लिखवा रहा हूँ पहले, तभी इसलिए छोड़ा हुआ है मैंने, अभी पहले रूल लिखवाना चाहता हूँ मैं। अभी मुझे पता नहीं है कि मैंने ओके सर। कैसे कैसे इसको ज्वाइन करना है, मुझे पता ही नहीं है अभी तक। हाउ डू आई ज्वाइन इट? इज इट गोना गो लाइक दिस? इज इट गोना गो लाइक दिस? इज इट गोना गो लाइक दिस? मुझे आई डोंट नो, ज्वाइन कैसे करूं? मुझे उसके लिए कोई रूल चाहिए। सर ये क्लियर एक चीज वापस कंफर्म करने की, यही चीज जो एसएफ का में वाई एक्सिस वाला है ना, अपने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आज आपने बोला ना सर? मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आने चाहिए। मेरे को ये वैल्यूज प्लॉट करनी है कर्व में, मुझे दिखानी है, तो किस तरीके से दिखाऊंगा मैं? ओके ठीक है सर, समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू। एनी अदर डाउट? ओके, 6.2 में मैंने आपको लिखवाया था अ सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग बीएम वैल्यू। क्या लिखा था हमने उसमें 6.2 में? Sir, area under SF curve in the left of the point gives value of BM at that point only. करेक्ट। तो अब सपोजिंग मुझे बीएम वैल्यू दूसरे तरीके से निकालनी हो, सेकंड पॉइंट से, तो एरिया टू द लेफ्ट ऑफ ए gives the value of the BM. Left of A 0, 0. Yes, sir. Charlie. Area to the left of Charlie, this area gives the value of BM 80 into 2. plus 80 into 2, 160. 160। ठीक है। ब्रावो, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ ब्रावो, total area to the left of Bravo, this is plus 80, this area Plus 160. minus 40, minus 40 Yes, sir. into 4, Minus 160. सॉरी ये मैं गलत लिख गया, ये सॉरी Yes, sir. 160. 160 है, सॉरी प्लस 160। तो यहाँ पे माइनस 40 इंटू 4 माइनस Minus 160। 160. सो टोटल एरिया टू द लेफ्ट ऑफ ब्रावो प्लस 0. 160 माइनस 160, 0। ये समझ में आया 6.2 से कैसे कैलकुलेट किया मैंने? Yes, sir. सो दो तरीके हैं बीएम की वैल्यू कैलकुलेट करने के। बीम में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम 6.1 से कैलकुलेट करेंगे, जो हम पहले कर रहे थे, दैट इज सिग्मा एस एफ इंटू लीवर। तो जितनी बीम के क्वेश्चंस होंगे हम उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो सिंपल है। जब बॉक्स शेप वेसल में आएंगे तो हम 6.2 से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बॉक्स शेप वेसल में ये ज्यादा सिंपल बन जाएगा। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. यस सो बीम्स में हम 6.1 यूज करेंगे, और बॉक्स शेप वेसल जब करेंगे तो 6.2 करेंगे, जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये वाला तरीका।
तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि एरिया अंडर द एसएफ कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ द बीएम, ये भी मैंने बोल दिया, ठीक है। सो एरिया अंडर द एसएफ कर्व will determine the shape of the BM curve also. तो अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ एसएफ कर्व लिख लेते हैं जरा। तो लेट्स राइट डाउन पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ एसएफ कर्व। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, ये पॉइंट नंबर 7 में पॉइंट नंबर 1, so what do we observe in SF curve? 7.1 लिख रहे हैं हम। टोटल एरिया ऑफ SF curve above the baseline is equal to total area below the baseline. ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस। सो ये मेरा एरिया ऊपर जो है, तो मेरा ये कहना चाहता हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मेरा कोई एसएफ कर्व ऐसे होगा, ऐसा होगा, तो मेरा टोटल एरिया A1, A2, A3 and A4, then A1 plus A2 will be equal to A3 plus A4. This is what I'm trying to say by this point. Point number 2, 7.2. Wherever SF curve cuts the baseline, along the length of the beam, the BM curve will along the length of the beam सर ये पॉइंट रिपीट कर देंगे प्लीज। wherever the SF curve cuts the baseline along the length of the beam,
the BM curve will reach an instantaneous max at that point. Please repeat. The BM curve will reach an instantaneous maximum at that point. Okay, let's try to understand हमने क्या लिखा है इसमें. मैंने देखा कि चार्ली पे मेरा एक्सटर्नल कार्गो है. तो जहां मैं चार्ली पे जहां जहां मैं जहाज पे एक्सटर्नल कार्गो डालूंगा वहां वहां मेरा बी एस एफ कर्व बेसलाइन को काटेगा, गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, विच एवर बी द केस. और जहां जहां एस एफ कर्व मेरा बेसलाइन को काटेगा, ये मेरी बेसलाइन है, वहां वहां मेरा बीएम अपना इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम हिट करेगा. तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यहां पे चार्ली डेल्टा इको 3 पॉइंट्स पे कार्गो डाला होता तो मेरा या एसएफ कर्व इसको बार बार काटता, और जहां जहां ये काटता वहां वहां बीएम अपना उस वक्त का इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम हिट करता उस दिशा में. अंडरस्टूड. ओके, ये हो गया हमारा 7-2. अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे. पॉइंट नंबर 8 पे पॉइंट नंबर 8 का टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ a straight line on how to draw a curve. Properties of a straight line on how to draw a curve. ये पॉइंट नंबर 8 के अंदर में ब्रैकेट 1, पॉइंट नंबर 1. Area under a straight line parallel to the base. Area under a straight line parallel to the base will be a straight line at an angle to the base. The straight line. Sir, please repeat. Area under a straight line parallel to the base will be a straight line at an angle to the base. The straight line will rise to the right if the area is positive. Sir, can you repeat the line, the straight line?
will rise to the right. The straight line will rise to the right. If area is positive, and fall to the right if area is negative. हाँ जी, ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. So basically what I'm trying to say is between alpha and Charlie, SF curve is a straight line parallel to the base. इसके अंदर का जो एरिया होता है उसका जो कर्व होगा जो कि बीएम कर्व है, जब अल्फा और चार्ली को ज्वाइन करूंगा will be a straight line at an angle to the base. The straight line will rise to the right if area is positive. Area is positive, rising to the right. Between Charlie and Bravo, area negative, it will fall to the right. ये समझ में आया? ये जो हमने लिखा है 8.1 में, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ये ज्योमेट्री में से उठाया है हमने. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो इसलिए उसकी एप्लीकेशन यूज हो रही है एसएफबीएम में, ज्योमेट्री की. अब इस गोल्डन रूल का फायदा क्या है मुझे? मुझे फायदा ये है कि अगर मेरे पास एग्जाम में टाइम नहीं है और आपने मेरे को टाइम नहीं है टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑल्सो, अगर मेरे पास एसएफ कर्व बना हुआ कोई है तो मैं बीएम कर्व भी बना सकता हूं. सपोजिंग ये एसएफ कर्व है. यूजिंग दिस गोल्डन रूल I can draw the shape of the BM curve. Area negative, fall to the right. At this point, A, B, C, D. A, B. It has to reach an instantaneous max. So in that direction, wherever it's going. So at Bravo, max. उसके बाद area positive. So it has to go rise to the right. Now you have to remember one thing. Charlie to delta has to be area negative falling to the right. And delta पे 0 होगा. That means उससे पहले ये ऊपर होना चाहिए मेरा, तभी फॉलिंग टू द राइट बनेगा. और चार्ली पे एक मैक्सिमम भी आना चाहिए, तो चार्ली पे एक मैक्सिमम भी होगा उस दिशा में. एंड चार्ली टू डेल्टा फॉलिंग टू द राइट. चार्ली टू डेल्टा फॉलिंग टू द राइट.
Between Bravo and Charlie, area positive, rising to the right. Between Bravo and Charlie, rising to the right. ये मेरा BM curve बन गया without even knowing the values, just on the basis of this golden rule. Values. So सर बट इसमें जो वीएम कर्व में जो ऊपर वैल्यू है along the y एक्सिस, जब ये विदाउट नोइंग द वैल्यू विल ड्रॉ द कर्व, तो उसमें पता कैसे चलेगा कितना ऊपर लेना है फिर ये वैल्यू? वो नहीं हमें, सो बेसिकली जो ये BM कर्व होता है उसमें वैल्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट, द शेप ऑफ द कर्व इज इम्पोर्टेंट. हमें शेप ड्रॉ करना है, शेप हमारे लिए ओके सर, इम्पोर्टेंट है. मतलब ओके सर, तो रफली कोई भी वैल्यू लेके देन वी कैन ड्रॉ द अगर कर्व. आप, इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, if you are short of time, then using these rules you can still draw a BM curve. So all I'm just trying to say is कि let there be any shape of the SF curve, you can always, using this rule, draw the BM curve. That's what I'm trying to indicate to you. सर ऐसा भी हो सकता है कि ए से बी अभी एरिया नेगेटिव है, बी से सी भी नेगेटिव हो. Possible. सर उसमें कर्व कैसे बनेगा सर ये बीएम का? So A to B falling to the right, B to C also falling to the right. And continue. नहीं, उसके बाद कुछ और ऊपर आएगा तो सही ना, पॉजिटिव. Because you have to remember one thing, total area above the baseline has to be below total area below the baseline. Please remember that golden rule. नहीं सर, उस केस में फिर ए से जब लाइन चलेगी तो सर बी पे मैक्सिमा आया, वही लाइन आगे कंटिन्यू रहेगी ना सर, सी पे That's right. मैक्सिमा जाएगा. That's right. बिल्कुल ठीक. ओके सर. तो सर अभी तो ये सर 4 पॉइंट्स है, अभी इसमें सर मान लीजिए 6 पॉइंट्स हो. तो भी ऐसे ही होगा, सेम कहानी चलती रहेगी. जितने पॉइंट्स आप इंक्रीज करते जाओगे, रूल्स आपके सेम रहेंगे. जैसे आपने उसमें बनाया, फिर उसमें सी पे भी तो जैसे अगर नेगेटिव ही चल रहा है दोनों, तो एरिया में तो सी भी तो फिर वही होना चाहिए ना, ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए ना कंपेयर टू बी, क्योंकि वो तभी राइजिंग में चलेगा ना सर. तभी तभी चलेगा. ओके. बिल्कुल ठीक. सो ये हो गया हमारा 8-1. अब इसमें 8-1 के बाद 8-2 5 लाइनें छोड़ दो, फिर 8-3 5 लाइनें छोड़ दो, और पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ. सो लीव 8-2 एंड 8-3, 5 लाइन्स ईच. उसको हम आगे बाद में लिखेंगे. कम टू पॉइंट नंबर 9. अब BM कर्व के बारे में लिख रहे हैं. Now write down. For sections where the BM curve is above the baseline, for sections where the BM curve is above the baseline, the beam is in a
sagged condition. Please repeat, sir. For sections where the BM curve is in is above the baseline, the beam is in a sag condition. Sir, what condition? Sagged A sagged S condition. sagged condition, and for sections when the BM curve is below the baseline, the BM curve, the beam is, sorry, the beam is in a hog condition. So this was 9-1, like properties of BM curve, isn't it? This is point number 9 only, properties Okay, of sir. a BM curve. Okay. Point number 9. So what I'm trying to say here now is, supposing, तो इस वाले में मेरा BM कर्व above the baseline है पूरा का पूरा, तो मेरी बीम जो है वो सैग्ड है, जो कि एविडेंट है, मेरे को शक्ल से भी नजर आ रहा है. सपोजिंग मेरी बीम, मेरा BM कर्व ऐसे बने, सपोजिंग मेरा BM कर्व ऐसे बने, ABCD. Then for between A and B, my beam is in a hog condition. My vessel is in a hog condition. Between B and C, I'm in a sag condition. And between C and D, I'm again in a hog condition. So that is how our BM curve on the ship keeps zigzagging up and down. So therefore, as a mate, my job is to ensure that the BM curve is as close to the baseline as possible. That means I need to re-alter my cargo storage plan in such a way that जहां पे सैग हो रहा है वो मिनिमाइज हो, जहां पे हॉग हो रहा है वो मिनिमाइज हो. So as a prudent mate, I have to make sure I am as close to the baseline as possible. And I am not in extremities. सर अल्फा टू ब्रावो में सैग हो रहा है ना सर? आप बताओ, आप गोल्डन रूल पढ़ो. For sections where the BM curve is above the हॉग हो base, रहा है. the BM is in the sag condition. And for the section where the BM curve is below the baseline, hog हो रहा है सर. सही है. तो इस सेक्शन में बेसिकली हॉग हो रहा है, इस सेक्शन में मेरा जहाज सैग कर रहा है, और इस सेक्शन में मेरा जहाज हॉग कर रहा है. तो बेसिकली जहां पे मेरा जहाज हॉग कर रहा है मैं वहां पे ज्यादा कार्गो डाल सकता हूं, और जहां पे मेरा जहाज सैग कर रहा है मैं वहां से कार्गो हटा सकता हूं. तभी मेरा ये जो BM कर्व है इट विल बी क्लोज टू द बेसलाइन. सो एज अ प्रूडेंट मेट दिस इज व्हाट आई हैव टू चेक.
I don't want instantaneous maximums. I want them to be less. But I have a problem. जहां जहां मैं कार्गो डालूंगा वहां वहां मेरा इंस्टेंटेनियस मैक्स आएगा. ये तो आना जरूरी है क्योंकि जिस होल्ड टैंक में मैं कार्गो डालूंगा उस होल्ड में मेरा एसएफ कर्व बेसलाइन को काटेगा, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर. और जहां जहां मेरा एसएफ कर्व बेसलाइन को काटेगा वहां वहां मेरा बीएम कर्व इंस्टेंटेनियस मैक्स मारेगा. ये भी पक्का है. तो एज ए मेट मेरा काम है टू इंश्योर कि मैं इतना पास ले जाऊं इसको बेसलाइन के. जितना पास मैं ले जाऊंगा उतना मैंने अच्छा काम किया. आई हैव डन अ गुड जॉब एज ए मेट. हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? क्लियर है यहां तक? यस. Yes. So next time when you look at your Lodicator and you look at the SF and the BM curve, look at it from these angles, whichever I'm throwing it to you. These points मैं practical point of view से लिखवा रहा हूँ ताकि जब अगली बार जहाज पे जाओगे और अपने लोडिकेटर को देखोगे तो ये पॉइंट्स को याद रखोगे कि भाई ये कुछ ऐसा कुछ बोला गया था क्लास में, तो ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. सर ये जो कर्व में अभी लोड जैसे हम डालते हैं तो एम्पलीट्यूड तो उतना ही हिट करेगा, ऊपर रहेगा. जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, इसको इसको हमें मतलब कॉम्पैक्ट करना है, क्लोज करना है. हाइट उसको सेम जितना रहेगी. उसको बेसिकली मैं बेसलाइन के कितना पास ला सकता हूँ. किसी भी जहाज में हॉग और सैग तो होगा ही होगा. दैट इज अ मस्ट. मेरा काम है एज ए मेट टू इंश्योर कि मैं कितना प्रूडेंटली अच्छे तरीके से लोड करूं ताकि मेरा एसएफ और बीएम एक्सट्रीमिटीज पे ना जाए. राइट. Some of you might have sailed on these ships which are made of uh, extra tensile high steel. Some of you must have done that. Extra tensile. So these ships basically क्या करते हैं? At sea they flex like a snake. They go flexing करते हैं. अच्छा वाला वेदर होगा एंड काम सीज होंगे और जहाज ब्रिज पे जाके देखोगे तो फॉक्सल जो है ना ऐसे फ्लेक्स कर रहा होगा. देखा किसी ने? यस सर, कंटेनर वेसल में पैसेज वे में और भी अच्छे से कंटेनर में होता है सर. बड़ा होता है, कंटेनर में भी होता है, वीएलसीसी में भी देखा होगा. यस सर, वीएलसीसी में भी देखा होगा, राइट? सर ये फ्लैक्सिंग तो सर देखा है, बट अभी वो श्योर नहीं कि हाई टेंसाइल स्टील की कंस्ट्रक्शन की वजह से था या मतलब वेदर खराब है या ऐसे, बट वो नहीं श्योर है, बट फ्लैक्सिंग देखा गया है. हाँ, तो बट हर एक जहाज पे नहीं है, ये भी बात है, पक्की है. यस सर. इट्स नॉट देयर ऑन एवरी शिप, राइट? सर होता है सर, बट इट्स नॉट एविडेंट. करेक्ट, होता है बट इट इज नॉट एविडेंट. सो देयरफॉर not on every ship is it evident. That's the point which I'm trying to make. Correct? यस सर. बड़े कंटेनर वेसल पे बहुत एविडेंट है. अगर आप नीचे जाएंगे पैसेजवेज में, यू कैन सी. पैसेज में जैसे देखते हैं तो यू कैन सी इट. एंड टैंकर्स पे अगर आप ब्रिज पे होगे तो ऊपर से देखोगे तो फॉक्सल पे जो बंदा होगा वो भी ऐसे डांस कर रहा होगा.
तो these ships which flex at sea, एक्स्ट्रा टेंसाइल वाली, ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। आप इनमें अपने 300-400 टन इधर में ज्यादा डाल दिया कार्गो, इमीडिएटली वहां पे सैग हो जाएगा। इमीडिएटली बीएम कर्व आपको दिखा देगा कि सैग हो गया। तो इन जहाजों पे तो और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है आपको एज ए मेट, बिकॉज जितना छोटा सा भी वेरिएशन आप करते हो कॉज बैलेस्ट का, कार्गो का, आपका बीएम कर्व इंस्टेंटेनियसली अपने मैक्सिमम दूसरे दिशाओं में जाना शुरू हो जाता है। तो these ships you have to be very very cautious. That is the reason why your container ships, the vessel planner has to, it's like a separate job. क्यों? क्योंकि वो यही कर घूमता रहता है सारा दिन भर बिटवीन कार्गो रोटेशन। वो उसके लिए प्रायोरिटी है कि उसको, एक तो उसको कार्गो मिल रहा है, उसको छोड़ना नहीं है उसने, क्योंकि कार्गो से उसकी फ्रेट आ रही है, और उस पोर्ट रोटेशन को चेंज नहीं कर सकता वो, बिकॉज कंसाइनर जो शिपर और कंसाइनी है वही उनकी डिमांड है। वो अब किसी तरीके से उसको जहाज पे फिट करना है, he has to fit it on the ship, and at the same time he is not so concerned about SABM as you as a mate are. So you will have a tug of war with him, because you will be fighting for SABM, he will be fighting for cargo. So कंटेनर शिप में मेट की का झगड़ा वेसल प्लानर के साथ कंटिन्यूअस चलता है इसी बात पे, because you are worried about the trim, you are worried about the GM, and you are worried about the SFBM, and he is worried about the cargo, port rotation, location of the cargo. He is worried about that. So that's why it's always a clash, and you have to find the right, strike the balance with this guy, the vessel planner. ठीक है, is that okay? सर इसकी कोई वैल्यू भी सेट रहती है, लाइक जैसे अगर हम पोर्ट में बोलते हैं कि स्ट्रेसेस 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कुछ सर कोई ऐसा है कि इससे ऊपर तो जाना ही नहीं कैसे भी, कुछ ऐसी वैल्यू भी रहती है? वो तो परसेंटेज में वो होता है ना, 100, 80%, 70%। वो परसेंटेजेस में होता है, डिपेंडिंग ऑन द वेसल। लाइक सर कभी कभार 102%, 103% भी चले जाते हैं, तो वो सेफ रहता है सर? मैंने 102, 103% तो नहीं, डेफिनेटली नॉट सेफ, इज डेफिनेटली नॉट सेफ। You are far exceed, because it depends on the age of the vessel also, na? But 102, 103% definitely not safe if you're exceeding the limits. So normally तो 98% से ऊपर जाने को मना करते हैं, 98% मैक्सिमम, बाकी पता नहीं That too in harbor condition. हाँ सर करेक्ट, We are still on 98%, but not more than 98 तक किया है सर हमने भी, 98%, 95 तक लेके जाते हैं, बट कभी कभी सर मैक्सिमम 98 तक गए हैं। Okay, but what kind of a vessel are you talking about? टैंकर सर, टैंकर, Yellow. container also sir 98%. टैंकर्स में इतने स्ट्रेसेस कैसे आ गए? सर हमारे तो 120 ले गए थे सर, हमारी तो जान निकल गई। चीरो सर वो बोल रहे कि स्ट्रेसेस ज्यादा टैंकर है। में, टैंकर की बात कर यस रहे सर, हो? केमिकल टैंकर में 180 मीटर्स वाला। अच्छा, केमिकल टैंकर, ओके। सी, केमिकल टैंकर में यह तकलीफ आती है क्योंकि केमिकल टैंकर में द कार्गो इज वेरी हैवी, एंड क्योंकि कार्गो इज वेरी हैवी एंड वो लोकलाइज्ड होता है पार्सल, तो इसलिए। बट नॉर्मल प्रोडक्ट एंड क्रूड ऑयल टैंकर में तो कभी ऐसे एक्सीड नहीं किया। कभी कभी बैलेंस कंडीशन में हो जाता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि उस समय मतलब बैलेंस का स्ट्रक्चर क्या है, एंड मोस्टली आल्सो भी इस पे भी डिपेंड करता है कि आगे हम और कैसा वेदर फेस करने वाले हैं।
बैलेस्ट कंडीशन में यू कैन नेवर हैव एक्सीडेड भाई, क्या बात कर रहे हो? यार कभी VLOC में एक्सीड नहीं, सिंगल पास लोडिंग करते। बैलेस्ट कंडीशन में तो सवाल ही नहीं उठता कभी, आप इतना की क्या बात कर रहे हो? यू कैन नेवर हैव स्ट्रेसेस ऑन बैलेस्ट कंडीशन। कोई जहाज पे कोई वेट ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो? हाँ, बैलेस्ट कंडीशन में तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं सर, लोडेड में हो जाता है कभी कभी, वैसे तो नहीं जाना तो नहीं चाहिए सर इतना, वही बात है, बट कभी कभी। नो प्लीज प्लीज एक बात सुन लो, जहाज डिजाइंड है, ओके कि मैं अब टैंकर की बात करता हूँ, लेट मी स्टार्ट विद टैंकर। टैंकर इज होमोजीनियस कार्गो भाई, कोई तकलीफ ही नहीं है। ऑयल टैंकर की बात कर रहा हूँ। तो आपने सारे होल्ड्स में 80% लोड कर दिया, 90% लोड कर दिया, 96%, 98% लोड कर दिया, जितना भी आपने परसेंटेजेस लोड करे हैं, you will never ever exceed your SFBM. Please be very clear on this. The ship is designed for it. अगर ऐसा Sir, होने लग if जाए, all tanks are loaded as 95% and slops are loaded at 98, sir, still sir, correct. it won't reach, sir. This No, it SFBM won't. won't reach. No, it will not reach. बट सर हमारे में क्या हुआ था सर, हमने पूरा 97% लोड किया था, फुल लोड। तो सर स्ट्रेसेस We're talking 100 about, तो मैंने, are you talking about crude oil tanker? नहीं सर केमिकल टैंकर। केमिकल की मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैं नहीं तो नहीं मैं सर, तभी तो मैं पहले क्रूड, क्लियर बोल दिया, हाँ बड़ा मैं क्लियर कर क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। see dude, let's not mix things, let's not mix issues. Let's talk only of crude oil first. Crude oil में you can never have, सर no देन question. what will be the reason, सर, अगर हमने So लोड 95% किया था? the reason will be, अगर मैंने due to some way this thing port rotation और different ports में हमने discharge करना था, and because of that reason मैंने uneven cargo load किया। मैंने जो मेरा टैंक जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी थी, राइट, which is generally midship area and aft of midship, generally उस टैंक की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, राइट। मिडशिप एरिया के एक फॉरवर्ड और एक आफ्ट टैंक का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। तो जनरली अगर मैं ले लूं ऑन एवरेज नंबर 2 एंड नंबर 5, राइट, अगर ये मेरे टैंक्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है और इनमें मैंने ज़्यादा कार्गो डाल दिया, दैट मीन्स मैंने 80-90% डाल दिया, एंड जो टैंक्स मेरे लेस कैपेसिटी के हैं उसमें मैंने कार्गो ही 40-50% डाल दिया। नाउ माय शिप इज गोइंग टू बी हैविंग अ एग्जैजरेटेड SFBM कर्व, बिकॉज मैंने कार्गो ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया है। दिस इज माय इनकेपेबिलिटी एज ए मेट, मैं तो अपने ऊपर लेता हूं हमेशा। I'll talk about it in the next class because ये important है from a mate's point of view कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कार्गो को। एंड सर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट सर जैसे ड्यूरिंग लोडिंग इफ इट्स गोइंग मोर देन 96 97, उस टाइम पे तो इशू नहीं आता ना, बिकॉज आई हैव सीन मेट्स उस देयर टाइम कि पे issue, हाँ कि कोई बात नहीं, बढ़ने दो, बट इन दी एंड पे जाके सर फिर अगर वो फिर भी 90s में रह जाता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट सर? then it's a बिकॉज problem. हमने ध्यान It's नहीं a दिया problem. पहले। फिर हमने ध्यान नहीं दिया। I'll come to that. मैं फिर केमिकल टैंकर की भी बात करूंगा और फिर मैं ये कंटेनर्स की भी बात करने वाला हूँ। I will talk about it in my next class. ठीक है? Okay. बल्क में कार्गो मसाला भी समझा दे। हाँ, I'll do that. And then I'll touch upon the bulk carrier part of it also. Okay. All right. See you. Bye. Okay, sir. All this, thank you. ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।